हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर ऑब्व्यू के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले आप लोगों ने देखा कि ऑब्व्यू के बेसिस पे हमने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कराया है, जिसमें से फर्स्ट वीडियो में हमने ऑब्व्यू के इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया। ऑब्व्यू क्या होता है, इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी ऑब्व्यू की पंक्ति क्या होती है, किसी ऑब्व्यू के स्तंभ क्या होते हैं, उसकी कोटि क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बच्चों, पंक्ति और स्तंभ के आधार पर अलग अलग प्रकार की ऑब्व्यू के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पंक्ति ऑब्व्यू क्या होता है, स्तंभ ऑब्व्यू क्या होता है, वर्ग ऑब्व्यू क्या होता है, ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू क्या होता है, क्षैतिज ऑब्व्यू क्या होता है। इन सब के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उन दोनों वीडियोज़ को देख करके पुराने टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इन सभी के सभी टॉपिक्स को खूब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, और कहीं आपको कोई भी डाउट होगा देन आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। पहले तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाइए और डीडी की पाठशाला में पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और प्रेजेंट वहां पर लिख दीजिए। आइए बच्चों, हम लोग सीखते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बच्चों मुख्य विकर्ण, जिसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। देखो, अब जितने भी ऑब्व्यू के प्रकार पढ़ोगे या जो भी ऑब्व्यू की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ोगे, वहाँ पर सदैव का सदैव वर्ग ऑब्व्यू की बात होगी। कैसी बात होगी बच्चों? वर्ग ऑब्व्यू की बात होगी। वर्ग ऑब्व्यू क्या होता है सर? ऐसा ऑब्व्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है, उसी को हम लोग वर्ग ऑब्व्यू कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि किसी वर्ग ऑब्व्यू में मुख्य विकर्ण का क्या मतलब होता है और वो मुख्य विकर्ण होता क्या है। ठीक है, आइए कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर के बच्चों डिस्कस करते हैं। सपोज करो A हमारे पास कोई एक वर्ग ऑब्व्यू दिया है 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9। देखो बच्चों, जब वर्ग होगा तो जाहिर सी बात है कि वर्ग में विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं। तो यहाँ पर 2 डायगोनल दिखेगा, एक इधर देखो लेफ्ट से राइट की तरफ नीचे की तरफ, और एक इधर से दिखेगा, दिख रहा है ना? 2 डायगोनल आपको, 2 विकर्ण आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, जिसमें से ये वाला जो विकर्ण होता है बच्चों, इसी को हम लोग मुख्य विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग लीडिंग डायगोनल के नाम से जानते हैं, लीडिंग डायगोनल के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही होंगी बातें आप लोगों को बच्चों? क्लियर हो गया? अब सुनो, अब इस लीडिंग डायगोनल के अंदर ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सब विकर्ण, मुख्य विकर्ण अवयव कहलाते हैं, या विकर्ण अवयव, मुख्य विकर्ण अवयव के नाम से इनको जाना जाता है बच्चों। ठीक है, अवयव के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स इनको बोला जाता है। आइए इन अवयवों की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं और समझते हैं कि इनको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं। बच्चों, ये आपके पास जो ऑब्व्यू लिखा है, ये 3 × 3 का कोटि का है, इसमें कोई डाउट तो आपको नहीं होगा। ठीक है, चलो देखो, ये जो अगर हम यहाँ पर जो हमारे पास विकर्ण अवयव दिख रहे हैं, विकर्ण अवयव को अगर हम लिखना चाहें तो देखिए हमें क्या मिलेगा। जो हमारे यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स हैं बच्चों, डायगोनल एलिमेंट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखते हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और उसमें क्या कोई विशेष प्रॉपर्टी हमें दिखती है या नहीं दिखती है। पहला डायगोनल एलिमेंट बच्चों 1 है। अब देखो, ये जो 1 है ये A11 है, क्या? पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है। दूसरा डायगोनल एलिमेंट जो है बच्चों वो 5 है, देखो वो कौन है? A22 है, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है। ऐसे अगले की बात करो जो 9 है बच्चों, तो वो A33 है, देख रहे हैं? तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के होंगे? A11, A22, A33। जाहिर सी बात है कि अगर हमारा दिया गया ऑब्व्यू 3 × 3 कोटि का होगा तो उसमें 3 डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, और वो कौन होंगे? A11, A22, A33 ना। अगर 4 × 4 कोटि का होगा तो एक और बढ़ जाएगा, उसी में A11, A22, A33 और A44 हो जाएगा। समझ में आ रही बातें ना? देखो, काफ़ी डिटेल में अंदर तक डिस्कस करने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको आगे चल के अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, सोचना है, समझना है, तो इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखो,
फाइनली हम ये कह सकते हैं बच्चों कि सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई वर्ग आव्यूह हो, कोई भी वर्ग आव्यूह हो, मीन्स कौन सा आव्यूह है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया हो तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के इस टाइप के एलिमेंट्स A11, ठीक है, A22, A33, ठीक है, A44, A55, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स अर्थात विकर्ण अवयव के नाम से जानते हैं। और इन विकर्ण अवयवों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्ग आव्यूह का मुख्य विकर्ण कहते हैं, लीडिंग डायगोनल ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। समझ में आ गई बातें आप लोगों को। अब बच्चों जब हम लोगों ने ये सीख लिया कि विकर्ण अवयव होते क्या हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते क्या हैं, तो उन्हीं डायगोनल एलिमेंट्स के बेसिस पे, उन्हीं डायगोनल के बेसिस पे आव्यूह को कई सारी कैटेगरी में कैटेगराइज करा जाता है। उनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहला आव्यूह जो हम लोग सीखेंगे बच्चों इसके बेसिस पे, उसका नाम होगा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह सब के सब अब जो भी होंगे वो वर्ग आव्यूह से निकलेंगे और उसमें विकर्ण की ही प्रॉपर्टी लगेगी। इसको हम बोलेंगे बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स समझते हैं क्या होता है बच्चों। विकर्ण आव्यूह जो होता है उसकी एक सिंबल सी डेफिनेशन होती है, ऐसा आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त अन्यत्र सभी के सभी अवयव शून्य हों, उसी को हम लोग विकर्ण आव्यूह के नाम से जानते हैं। क्या डेफिनेशन मैंने बोला, हमने बोला ऐसा वर्ग आव्यूह, क्योंकि वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण होगा, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हों, सभी अवयव शून्य हों, क्या कहलाएगा बच्चों, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। विकर्ण आव्यूह कहलाता है। विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। डेफिनेशन क्या हुई, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, उसी को हम विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे a इक्वल टू हमने लिया बच्चों, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 7, 2 गुणे 2 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ 0 लिखो। अब देखो बच्चों, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त बाकी सभी अवयव क्या है, शून्य है, इसलिए कौन सा आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह है। कोई और एग्जांपल ले लो, b इक्वल टू मान लो हमने ले लिया 1 0 0 5 मत लिखो, यहाँ 0 लिखो, 2 लिखो, 0 0 0 3 लिख दिया। अब यहाँ पर भी देखो ये कितनी कोटि का आव्यूह है सर, 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है। और मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके बाकी सभी के सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए इसको भी हम कौन सा आव्यूह कहेंगे बच्चों, विकर्ण आव्यूह कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। तो आशा करते हैं कि विकर्ण आव्यूह आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब विकर्ण आव्यूह के बाद हमारा जो नया अगला आव्यूह आता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। आराम से समझते चलना, क्या सीखेंगे बच्चों, अदिश आव्यूह। ठीक है, अदिश आव्यूह बोलते हैं जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स देखो, कहा जाता है कि ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण अवयव समान हो। अब देखो, अगर वो विकर्ण आव्यूह होगा तो जाहिर सी बात है कि विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके बाकी सभी के सभी अवयव शून्य होंगे। अब ये जो हमारा अदिश आव्यूह है बच्चों, वो एक विकर्ण आव्यूह ही है, बट इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी लग गई है। वो प्रॉपर्टी क्या लग गई है सर, वो प्रॉपर्टी ये लग गई है कि जो विकर्ण अवयव होंगे वो कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, कैसे बोलेंगे हम लोग, यहाँ बोलेंगे बच्चों ऐसा विकर्ण आव्यूह, ध्यान देना, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण अवयव समान हो। क्या कहलाएगा बच्चों,
अदिश आव्यूह कहलाता है। अदिश आव्यूह कहलाता, ठीक है, क्या कहलाएगा? अदिश आव्यूह कहलाएगा। सर एग्जाम्पल देख लीजिए तो इसका आप लोग देखो बच्चों, ए इक्वल टू जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब देखो यहाँ पर ये विकर्ण आव्यूह है, लेकिन विकर्ण के सभी अवयव क्या हैं बच्चों? समान है। तो विकर्ण के सभी अवयव समान होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? अदिश आव्यूह कहेंगे। कई सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या इसको हम लोग विकर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं? बिल्कुल सर, आप इसको विकर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं, क्योंकि विकर्ण आव्यूह की प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। और विकर्ण आव्यूह की प्रॉपर्टी में एक नई प्रॉपर्टी जुड़ गई, इसलिए इसको हम अदिश आव्यूह के नाम से जानते हैं। और कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे बच्चों दूसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पर b इक्वल टू, सपोज करिए यहाँ पे 2 लिख दिए, 2 0 0 2 लिख दिया, ठीक है। ये 2 गुणे 2 कोटि का हमारा एक वर्ग आव्यूह है, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव जो हैं बच्चों वो समान है, बाकी सभी के सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए यह कौन सा आव्यूह है? अदिश आव्यूह है। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? तो अभी आप लोग जितना आव्यूह का प्रकार मैंने आपको सिखाया, इन सभी प्रकार को आप लोग नोट करिए, देन हम आगे की तरफ डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट आव्यूह के बारे में। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो नेक्स्ट आव्यूह जो है बच्चों वो हमारा है तत्समक आव्यूह, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह जिसको हम बोलेंगे बच्चों इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि ये हमारा तत्समक आव्यूह अर्थात आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, देखो तत्समक आव्यूह एक ऐसा आव्यूह है जो एक विकर्ण आव्यूह ही होता है, बस अंतर यह है उसके जो विकर्ण अवयव होंगे वो एक होने चाहिए। मतलब देखो, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, तत्समक आव्यूह सब आपस में मिलते जुलते हैं। विकर्ण आव्यूह में क्या था कि विकर्ण अवयव के अतिरिक्त बाकी सभी के सभी अवयव क्या थे बच्चों? शून्य थे। और वही में जब अदिश आव्यूह आया तो क्या मिला उसमें आप लोगों को? विकर्ण अवयव के अलावा सभी अवयव शून्य तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ विकर्ण अवयव जो होंगे वो समान होने चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट कंडीशन जो आप लोगों को अब मिल रही तत्समक आव्यूह, तो कहेंगे बच्चों ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण अवयव एक हों। कौन हो? एक हों, उसी को हम बच्चों बोलेंगे तत्समक आव्यूह, और इसको हम लोग आई से दिखाएंगे। कहेंगे, ध्यान देना, ऐसा विकर्ण आव्यूह, समझिएगा, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण अवयव एक हों, क्या कहलाएगा बच्चों? तत्समक आव्यूह कहलाता है। तत्समक आव्यूह कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझिए। जैसे आई इक्वल टू आप ऐसे लिख दीजिए 1 0 0 1। ये कौन सा आव्यूह है? तत्समक आव्यूह है। 2 गुणे 2 कोटि का एक तत्समक आव्यूह है। ठीक है, और देखो आई इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या है बच्चों? ये आपका जो है 3 गुणे 3 कोटि का एक कौन सा आव्यूह है? तत्समक आव्यूह है। समझ में आ गई होंगी बातें आप लोगों को कि तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों 2 प्रकार के आव्यूह और आते हैं, एक को बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजीय और एक होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, जो एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया गया है, बट आप लोग समझ लीजिए क्योंकि इसका यूज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए होता रहता है, सो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए समझते हैं अगला आव्यूह। अगला होगा बच्चों ऊपरी त्रिभुजीय। ध्यान देना, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, जिसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जो ऊपर से त्रिभुज दिखे उसको अपर ट्रायंगुलर कहेंगे। ये समझाते हैं कैसे।
A इक्वल टू जैसे हमने लिख दिया 1 0 0 2 3 0, ठीक है, 4 5 7। अब देखो यहाँ से देखो ये ऊपर की तरफ आपको एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा होगा। तो कहते हैं कि ऐसा वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हों, शून्य हों। मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हों, ऊपर वाले शून्य ना हों, तो उसी को बोलेंगे ऊपर त्रिभुज, ये क्योंकि ऊपर की तरफ एक त्रिभुज बनता है। समझ में आई बात ना। तो डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि ऐसा वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे हम ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला है बच्चों निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा बच्चों, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होंगे। मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होंगे। जैसे हम लिख दीजिए यहाँ पर 1, ठीक है, 2 3, ठीक है, 0 4, ठीक है, यहाँ पर 4 लिख रहे हैं, यहाँ पे 5 लिख दें, 0 0 7 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो नीचे की तरफ त्रिभुज बनेगा, देख रहे हो ना, ऊपर वाले अभी अब क्या हो गए बच्चों 0, नीचे की तरफ त्रिभुज बनने लगा, जिसको हम बोलेंगे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव 0 होंगे तो नीचे त्रिभुज बनेगा, उसको आप निम्न त्रिभुजीय बोलेंगे। और अगर जो है उच्च मतलब ऊपरी त्रिभुजीय होगा तो मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य होंगे तो ऊपर त्रिभुज बनेगा, तो उसको हम लोग ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह के नाम से वहां पर जानेंगे। क्लियर है बातें। चलो अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपके साथ और डिस्कस करनी है, जिसको बोलते हैं बच्चों दो आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो आव्यूह को हम समान कब कह सकते हैं, ये पढ़ के तब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे बच्चों। दो आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ ट्रू मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर हमारे पास कोई दो आव्यूह दिए गए हैं तो उन दोनों आव्यूहों को हम समान कब कह सकते हैं, उन दो आव्यूहों को हम समान कब कह सकते हैं। देखो बच्चों, जैसे मान लो कि आपके पास कोई आव्यूह ए दिया है, दूसरा आव्यूह बी दिया है, तो आव्यूह ए और बी को हम बराबर तब कह सकते हैं नंबर पहली उनकी कोटि समान हो। उनकी कोटि क्या है बच्चों, समान होनी चाहिए। मतलब अगर पहला 2 × 3 कोटि का है, दूसरा भी 2 × 3 कोटि का होना चाहिए। पहला 4 × 5 कोटि का है, दूसरा आव्यूह भी 4 × 5 कोटि का होना चाहिए। दूसरी चीज़ है बच्चों संगत अवयव समान होने चाहिए, संगत अवयव समान होने चाहिए। दो शर्तें हैं, अगर ये दोनों शर्तें फॉलो होती हैं तो दो आव्यूह आपस में समान कहलाते हैं। क्या क्या भैया, नंबर पहली दो आव्यूह समान तब कहलाएंगे जब उनकी कोटि समान हो। दूसरी चीज ये है कि अगर दो आव्यूह समान तभी हो सकते हैं जब उनके संगत अवयव भी क्या हो, समान हो। अब इसी का उल्टा हम लोग अपनी एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। जैसे होगा क्या बच्चों कि हमारे पास ऐसे आव्यूह दे देगा, लिख देगा x y, यहाँ लिख दिया 4 5 इक्वल टू 1 2 लिख दिया, यहाँ पर 4 5 लिख दिया। आपसे पूछ रहा है कि भाई हमें x और y का मान चाहिए। तो हमारे पास बच्चों देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक आव्यूह दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास एक आव्यूह दिया गया है। दोनों की कोटि समान है तभी तो दोनों आपस में बराबर लिखे गए हैं। और अगर ये दोनों आव्यूह बच्चों आपस में बराबर हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे। जब आप तुलना कर लोगे तो x का मान यहाँ से 1 मिल जाएगा, देखो x का मान 1 मिल जाएगा और y का मान कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और फटाफट से आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से तमाम प्रकार के क्वेश्चन सब हम लोग एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो के साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसका इंट्रोडक्शन ऑफ 3.1 आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके बेसिस से पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।